हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 10। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी हमें नेशनलिज्म के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में कब जागी, ठीक है। हमने क्लास 9th में पढ़ा था राइज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे जो काफी आइडियाज हैं रिलेटेड टू नेशनलिज्म या नेशनलिज्म की फीलिंग, उस तरीके से बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे थे। तो उसी तरीके से देखो, फ्रेंच जो है एक यूरोप का पार्ट है, तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था पूरे यूरोपियन नेशंस पे, ठीक है। जितने भी यूरोपियन नेशंस में वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो था इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ा, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है यूरोप में किस तरीके से जागी, और क्या 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 कहते हैं सीरीज ऑफ सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी किस तरीके से थी वो समझते हैं। देखो, तो ये एक पिक्चर देख रहे हो ना आप। देखो यहाँ पे क्या है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ठीक है। एंड फ्रेडरिक सोरियो 1848 में इन्होंने ये पिक्चर बनाई, ठीक है। तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने, फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इन्होंने प्रिपेयर किया, ठीक है, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी कि उन्होंने अपने पिक्चर से ये दर्शाया कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और एज ही कॉल्ड देम डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ओके। तो द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो जो पहला इनका प्रिंट था उसमें वहां पे अमेरिकन और यूरोपियंस लोगों को दिखाया गया। वहां पे मेन एंड वुमेन्स थे, हर एज के, सोशल क्लासेस थी, जो कि मार्च कर रहे हैं काफी ज्यादा लंबी लाइनों में ट्रेन में, ऑफरिंग करने होमेज टू द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। यानी ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, देखो, ठीक है, यहाँ पे ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसको ये लोग होमेज पे कर रहे हैं, ठीक है, श्रद्धांजलि पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। तो एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। उन्होंने पर्सोनिफाई किया है लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। देखो, जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, उसने एक हाथ में अपने चार्टर ले रखा है राइट्स ऑफ मैन एंड अदर का, और एक हाथ में टॉर्च है एनलाइटनमेंट की, ठीक है, एनलाइटनमेंट की, ठीक है। निर्वाणा मतलब कह सकते हैं एनलाइटनमेंट, यानी आपको क्या कहते हैं, काफी ज्यादा समझ आ गई है अपने राइट्स की, इन सब चीजों की, ठीक है। तो ऑन द अर्थ in the foreground of image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट का मीनिंग क्या है, लिटरली एक गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल जहां पे कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। ऑन द पावर एक्सरसाइज, जो कि पावर एक्सरसाइज कर रहा है, वहां पे कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। इसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट पावर है। हिस्ट्री के अंदर द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट, मोनार्किकल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रलाइज्ड है, ओके, एंड मिलिटराइज्ड है, और काफी ज्यादा रिप्रेसिव है, ठीक है। सोरियो में यूटोपियन विजन है। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल इनकम, सॉरी, नेशनल कॉस्ट्यूम। तो यूटोपियन क्या मतलब है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ऐसा सोसाइटी जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट एक आइडिया लेके चल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, राइट। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, which by the time was already nation states फ्रांस। तो यहाँ के जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, स्विट्जरलैंड के, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास थ्रू कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एक नेशन स्टेट है, जो ऑलरेडी एक नेशन स्टेट बन चुके हैं, ठीक है। और वहां पे प्रोसेशन जा रहा है, यानी कि इस इमेज में जो दिखाया गया है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है, राइट। तो फ्रांस जो है आइडेंटिफाइबल है बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। फ्रांस जो है आइडेंटिफाइबल है बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। वो अभी ही स्टैच्यू के पास पहुंचा है।
शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बेरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग जो, ठीक है, वो जर्मनी के लोगों ने लिया हुआ है। इंटरेस्टिंगली, at the time when Sorio created his image, the German philosophy did not yet exist as a united nation। यानी कि जब इन्होंने ये इमेज क्रिएट करी तो जर्मन पीपल्स जो हैं अभी भी क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन के तौर पे काम नहीं कर रहे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848, और ये लिबरल होप्स की तरह काम कर रहा है 1848 में, तो यूनिफाई करे न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज को इनटू अ नेशन स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले कि वो एक डेमोक्रेटिक, ठीक है, फॉर्म ले पाए, ठीक है, और प्रिंसिपल्स जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज जो हैं एक नेशन स्टेट क्रिएट कर पाए, ठीक है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जर्मन पीपल्स के बाद ऑस्ट्रिया के पीपल हैं, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है, सिसिलीज आइलैंड है, ठीक है, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी, ठीक है, एंड रशिया। पीछे 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 सारे ही लोग हैं, ठीक है। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, और ऊपर से, ठीक है, देखेंगे आप तो क्राइस्ट हैं, सेंट्स हैं, एंजल्स हैं, ठीक है, वो इस सीन को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसा इसने इसलिए किया ताकि वो शो कर पाए फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है ये डील करेगा मैनी ऑफ द इश्यूज जो विजुअलाइज करते हैं सोरियो अपनी फिगर में। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अराउंड, जब भी 19th सेंचुरी ऐसी कोई सेंचुरीज की बात हो तो आप 1800, मान लो 19 की बात करें तो आप 1800 से 1899 तक की बात सोच सकते हो, ठीक है। तो नेशनलिज्म जो एमर्ज हुआ वो फोर्स था जिसने स्वीपिंग चेंजेस लाए पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। स्वीपिंग चेंजेस लाए इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड। मेंटल वर्ल्ड की बात कर सकते हैं कि लोगों के अंदर भी उस चीज की भावना जागी, ठीक है, लोगों के अंदर एक समझ जागी, ठीक है। तो मेंटल वर्ल्ड के अंदर कह सकते हैं कि वो एक स्वीपिंग चेंजेस आए, और जो एंड रिजल्ट था ऑफ दीज चेंजेस वाज द एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। एंड रिजल्ट क्या था? एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, यानी कि एक नेशन स्टेट क्रिएट करना इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर इन यूरोप, इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर इन यूरोप। सो ये तो कॉन्सेप्ट है एंड प्रैक्टिस है मॉडर्न स्टेट की। ये सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल, जो सेंट्रलाइज्ड पावर होगी वो सॉवरेन कंट्रोल करेगी, सॉवरेन कंट्रोल को एक्सरसाइज करेगी ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। लाइक हमारी इंडिया है, ठीक है, तो हमारे इंडिया में कौन रूल करेगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी, यानी हमारी एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी है कि पूरी इंडिया की ये बाउंड्री है और इसको हमें क्लियरली क्या कहते हैं, रूल करना है, ठीक है। तो क्या है, इसको कहेंगे हम सॉवरेनिटी। हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, ओके। So, but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। नेशन स्टेट वो चीज है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पर्संस जो होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, सिर्फ रूलर्स नहीं, सिटीजन्स भी क्या करेंगे, डेवलप करेंगे एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, यानी हम इस देश को बिलोंग करते हैं, ये कॉमन आइडेंटिटी है। हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, ये हमारी कॉमन आइडेंटिटी है। तो वहां के लोग, वहां के पर्संस जो है उनको बिलोंग करते हैं इस कंट्री को, तो वहां की एक कॉमन आइडेंटिटी है वो, राइट। तो ये कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होती है इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। दिस कॉमन सेंस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, यानी इसके पहले से ये सेंस जो है, ये जो डेवलप हुई है, ये नहीं थी पहले, ये अब जाके डेवलप हुई है। इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। ये किस तरीके से आई है? स्ट्रगल करने के बाद, ग्रेट लीडर्स की बातें सुनने के बाद, उनको फॉलो करने के बाद, उनके एक्शंस को देखने के बाद, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो ये चैप्टर डील करेगा कि किस तरीके से डाइवर्स प्रोसेसेस को फॉलो करके, ठीक है, नेशनलिज्म जो चीज थी, नेशनलिज्म जो वर्ड था, मतलब सेंस ऑफ फीलिंग थी, वो
आई 19th सेंचुरी में, ठीक है, यूरोप के अंदर। एक वर्ड है यहाँ पे प्लेबिसाइट, ठीक है। तो प्लेबिसाइट क्या होता है? डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, ठीक है। प्लेबिसाइट का क्या मीनिंग होता है? कभी भी गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली लोगों से पूछे कि भैया क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करो प्रपोजल को या रिजेक्ट करो, ठीक है। 1 सेकंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। एक्सेप्ट करो डिसीजन को या रिजेक्ट करो, डायरेक्ट अपना वोट दो। एक्चुअली में क्या होता है, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और वो आपके बिहाफ पे डिसीजंस लेता है, बिल्स के ऊपर डिसीजन लेता है, क्या बिल आना चाहिए, क्या कानून, क्या लॉ आना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्लेबिसाइड करती है और वो पीपल्स लोगों से डायरेक्टली पूछती है कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए। ये बहुत ही कम्बरसम एक्सरसाइज है, बहुत ही ह्यूज बर्डन होता है इस पे गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जहां पे प्लेबिसाइड करना जरूरी होता है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री में काफी कंट्रीज में कराया भी है और हमारे इंडिया में भी काफी डिसीजंस पे प्लेबिसाइड हुआ है जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो प्लेबिसाइड जो है डायरेक्ट वोट है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द वाइड आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ और उसने नेशन के आइडिया को किस तरीके से जन्म दिया, बर्थ दिया। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, ठीक है, जो फ्रांस में हुआ था 1789 में, जब लुई द 16 को वहां के लोगों ने हटा दिया था, तख्ता पलट कर दिया था और कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली का क्रिएशन हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद जैकोबिन क्लब आया, ठीक है, रॉबेस्फेयर आया, रॉबेस्फेयर ने अपनी मनमानी की, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया जहां पे 5 डायरेक्टर्स को पेश किया गया, उसके बाद कॉमन पीपल्स में निकल के आया नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक्चुअली में बहुत ज्यादा कंट्रीज को कैप्चर किया, ठीक है। ऑस्ट्रिया प्रुशिया यहाँ पे अपने जो है रिश्तेदारों को रखा ताकि वो वहां पे रूल कर पाए और अपनी मनमानी करी एक तरीके से, और फिर उसके बाद एंड हो गया नेपोलियन का, ठीक है। तो कुछ हद तक जो रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसने जो नेशनलिज्म की भावना थी वो अगल बगल की कंट्रीज जो थी लाइक ऑस्ट्रिया प्रुशिया, इस सारी कंट्रीज को के अंदर ये नेशनलिज्म की भावना को जगाया, ठीक है। सो हम जैसे हमें याद है, जैसे मैंने भी आपको बताया ही, वो फुल फ्लेश टेरिटोरियल स्टेट थी 1789 में अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क जिसका नाम था लुई द 16। जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसने क्या किया, ट्रांसफर करा सोवरेनिटी को फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजंस, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजंस, यानी मोनार्की से हम वहां कहा मूव करें, फ्रेंच सिटीजंस के ऊपर। जो सिटीजंस जो है वो खुद अपना डिसीजन लेंगे, खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, पावर को शेयर करेंगे, ठीक है। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ, इसने प्रोक्लेम क्या किया कि लोग खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे नेशन के और उसका अपनी डेस्टिनी तय करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे और अपनी डेस्टिनी जो है वो तय करेंगे। From the very beginning, the French Revolution, from the very beginning, the French Revolution introduced various measures and practices जो क्रिएट करते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, ठीक है। कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग को क्रिएट करा अमंग द फ्रेंच पीपल। तो आइडिया जो था, ला पेट्रे का द फादरलैंड एंड ला सिटिजन द सिटीजन, ला पेट्रे द फादरलैंड और द सिटीजंस की जो आइडियाज थे, उसने एम्फसाइज करा कि नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी को यूनाइटेड रहना चाहिए जो इंजॉय करेगी इक्वल राइट्स को अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करेगी? इक्वल राइट्स को इंजॉय करेगी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एक नया फ्रेंच फ्लैग जिसको हम कहते हैं ट्राई कलर, वो चूज किया गया पीपल्स के थ्रू, ठीक है, जिसको उसने रिप्लेस किसको किया? फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड को। किसको रिप्लेस किया? फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड को, ओके। और जो एस्टेट जनरल थी, जो एक मीटिंग बुलाते थे जहां पे एक एस्टेट को एक वोट मिलता था, वो एस्टेट जनरल जो मीटिंग होती थी वो इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस, उसके अंदर
एक्टिव सिटीजन जो है वो वोट करेंगे, और उसको हमने नाम दिया था नेशनल असेंबली। ठीक है, जब उनका प्रपोजल था लुई 16 के सामने कि हर मेंबर को एक वोट मिलना चाहिए बजाय कि हर एस्टेट को एक वोट मिले, तो वो प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर दिया था लुई 16 ने। तो वो लोग सब लोग असेंबली एस्टेट जनरल की जो मीटिंग थी वो छोड़ के आ गए थे, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित किया था। तो वही चीज है यहाँ पे, नेशनल असेंबली की, वही नेशनल असेंबली की बात हो रही है। न्यू हिम्स वर कंपोज, ठीक है, ओथ्स देखी लेकी गई, और मार्टर्स कमेमोरेटेड, जो अभी तक बलिदान दे चुके थे लोग, उनको कमेमोरेट किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, सबको नेशंस के नेम पे ये सब किया गया। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within the country. और एक centralized administrative system को बनाया गया जो कि formulate करेगा यूनिफॉर्म लॉस को, ताकि लोग जो है उस टेरिटरी में उसको फॉलो करें। जो कि इंटरनल कस्टम्स जो हैं, राइट, देखिए इंटरनल कस्टम्स जो हैं, ड्यूटीज जो हैं, ड्यूज जो हैं, उनको एबॉलिश कर दिया गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजर्स लाया गया। ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स लाया गया, यानी कि किस तरीके से नापा तोला जाएगा चीजों को। अगर मान लो कोई राशन की शॉप है तो वहां पे किस तरीके से नापा तोला जाएगा, एक सिस्टमेटिक वेट और मेजर्स लाया गया, अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और फ्रेंच जो थी वो कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन बन गई। जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फर्दर डिक्लेयर किया कि इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ द यूरोप फ्रॉम द डिस्पोजिटिज्म। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने ये समझा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि फ्रेंच के साथ साथ हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी उनको भी मोनार्की वाले सिस्टम से हटा के डेमोक्रेटिक सिस्टम में मूव कराएं। ठीक है, उनका उनका एक हक है कि वो डेस्पोटिज्म वाले रूल को हटाएं, ठीक है, और लिबरेट करें। इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ द यूरोप टू बिकम अ नेशंस, ताकि वो लोग भी नेशंस बन पाए। क्या बन पाए? नेशंस बन पाए। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, जब ये जो फ्रांस के अंदर हो रहा था, ये डिफरेंट सिटीज ऑफ द यूरोप के अंदर फैला, पता चला उन लोगों को, ठीक है, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs। तो उन्होंने क्या किया? जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन किया, जैसे कि हमने पॉलिटिकल सिस्टम उसमें पढ़ा, मतलब उसमें पढ़ा था 9th क्लास में हमारे। तो उन्होंने क्या किया? जैकोबिन क्लब्स का सिस्टम जो है स्टार्ट किया। उनकी एक्टिविटीज और कैंपेन्स जो थे वो प्रिपेयर हुए बाय द वे ऑफ फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। तो काफी ज्यादा कंट्रीज के अंदर वो लोग मार्च करा, ठीक है, अपनी आर्मीज भेजी। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर, और जैसे ही रेवोल्यूशनरी वॉर का आउटब्रेक हुआ, फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो ये जो आर्मीज बनी थी, इन्होंने जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो अब्रॉड यानी इन सब कंट्रीज के अंदर फैलाना स्टार्ट कर दिया। देखो, ये हमारा उस टाइम का मैप है 1790s का, ठीक है, और ये हमारा फ्रांस है, ठीक है, ओके, और ये हमारी रशियन एम्पायर है। देखो, ये ऑस्ट्रिया है, और प्रशिया, ये है प्रशिया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज हैं। स्पेन ये है हमारा, ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिलीज, इसको इटली कहते हैं आज के टाइम पे, इटली है ये। तो इस तरीके से मैप में शो देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। Within the wide swath of territory they come under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France। नेपोलियन जैसे ही जैकोबिन क्लब का नेपोलियन जो है वो उसने पावर को एक्वायर किया, कैप्चर किया, तो उसने इंट्रोड्यूस करे काफी ज्यादा रिफॉर्म्स को, ठीक है, जो कि उसने फ्रांस के अंदर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए हुए थे। तो अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। क्या किया उसने? खुद अपने आप को मोनार्की एस्टेब्लिश कर ली थ्रू और रिटर्न टू मोनार्की। नेपोलियन को मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया डेमोक्रेसी फ्रांस में, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। बट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को समझा
इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, ताकि जो सिस्टम है वो ज्यादा रेशनल, ज्यादा एफिशिएंट हो पाए। इसने एक सिविल कोड लाया 1804 में, द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, नेपोलियनिक कोड, जिसने डिड अवे किया विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी। ठीक है, और इसने अभी तक जो फर्स्ट क्लास जो क्लर्जी थी और सेकंड क्लास जो कि नोबिलिटी थी, उनके जितने भी बर्थ राइट थे जो कि बर्थ से आते थे, वो सबको हटा दिया, प्रिविलेजेस को हटा दिया, और इक्वलिटी जो है वो एस्टेब्लिश की, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, यानी लॉ के सामने सब लोग इक्वल है, और सिक्योर किया राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी तक जो थर्ड एस्टेट थी उसको प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, बट इसके बाद से उनको प्रॉपर्टी का राइट भी मिलने लग गया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और ये उन रीजन्स में भी फैलाना चालू किया जो फ्रेंच कंट्रोल में थे। इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, जो डच रिपब्लिक है स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड करे वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को, एबॉलिश किए फ्यूडल सिस्टम को, और फ्रीड करे पीजेंट्स को, वहां पे रहने वाले पीजेंट्स जो थे उनको भी फ्री किया। ठीक है, फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। ठीक है, सर्वडम मीनिंग जो हम अपने मालिक की सेवा कर रहे हैं ना, ठीक है, वो सर्वडम होता है। मेनोरियल ड्यूज यानी, और रोज काम करने पे मिनर वर्कर्स जो होते हैं, काम करते हैं, उनको ड्यूज मिलते हैं। ठीक है, उससे उनको मुक्त कराया। इन द टाउन्स टू, टाउन्स के अंदर भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। ठीक है, एक गिल्ड का फॉर्मेशन जो होता था, उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी रिमूव कर दी गई, यानी अब आप गिल्ड क्रिएट कर सकते हो, यानी गिल्ड का मतलब एक यूनियन क्रिएट कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं उसको इम्प्रूव कर दिया गया। ठीक है, क्या किया, उनको भी इम्प्रूव कर दिया गया, और पीजेंट्स को, आर्टिसंस को, वर्कर्स को, और न्यू बिजनेसमैन को, इनको पीजेंट्स को, आर्टिसंस को, वर्कर्स को, न्यू बिजनेसमैन को, ठीक है, क्या किया, उन्होंने एंजॉय किया न्यू फाउंड फ्रीडम। ठीक है, उन्होंने अब जो ये नई फ्रीडम उनको मिली, उन्होंने एंजॉय करी। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग बड़ा सा पोल लेके उसमें कुछ शो कर रहे हैं, क्या है यहाँ पे, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी, क्या कहते हैं, ट्री ऑफ लिबर्टी, इन स्वेब्रुकन जर्मनी, स्वेब्रुकन जर्मनी में। यहाँ पे क्या है, the subject of this color print by the German painter Karl Caspar Fritz. Karl Caspar Fritz is the occupation of the town of Zweibrücken by the French armies. French soldiers, recognizable by their rule, white and red uniforms, have been portrayed as oppressors as they size a peasant's cattle. ओके, तो ये एक पिक्चर में दर्शाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही हैं। ओके, ठीक है, एक बार आप रीड करना इसको, हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स हैं गुड्स के इन पर्टिकुलर, उन्होंने रियलाइज करना स्टार्ट किया कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर्स, और कॉमन नेशनल करेंसी जी है, करेंसी अगर होगी तो फैसिलिटेट करेगी मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी तो मूवमेंट जो होगा वो इजी होगा, और एक्सचेंज जो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी काफी अच्छे तरीके से फुलफिल होगा। However, in areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. लेकिन जो एरिया कैप्चर किए गए थे, ठीक है, उनके रिएक्शंस जो थे लोकल पीपल टू द फ्रेंच रूल, वो मिक्स्ड थे। मतलब क्या, क्यों मिक्स थे? इनिशियली इन मैनी प्लेसेस such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed. इन कंट्रीज में उनको वेलकम किया गया, उनके आइडियाज को वेलकम किया गया, ठीक है, एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, जो कि लिबर्टी के हार्बिंगर्स, लिबर्टी के दूत हैं, कह सकते हैं। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी, बट ये जो इनिशियल क्या कहते हैं एंथुसियाज्म था, ये हॉस्टिलिटी में, ठीक है, हॉस्टिलिटी मतलब नफरत में एक तरीके से कह सकते हैं हो गया। As it became clear that the new administrative
अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया इन कंट्रीज में जस्ट लाइक फ्रेंच, ये पॉलिटिकल फ्रीडम को नहीं दर्शाता, यानी पॉलिटिकल फ्रीडम इसमें नहीं है। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेशन काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया, सेंसरशिप कर दी ऑन द मीडिया, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, ठीक है, जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मीज में इंक्लूड करते थे, जबरदस्ती उनके बिना मर्जी के भी। रिक्वायर्ड टू कॉन्क्वेयर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ये जो लोगों को यूरोप मतलब रेस्ट ऑफ द यूरोप कैप्चर करना था बोनापार्ट को, नेपोलियन को, ये क्या है, ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ठीक है। तो इससे क्या है, ये जो चेंजेस हुए इन सब चीजों में जो फायदा होना चाहिए था उसकी वजह नुकसान होने लगा लोगों को, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। अभी तक हमने बात करी कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बाकी सारी कंट्रीज पे पड़ा जो कि यूरोप का पार्ट थी, और कैसे नेपोलियन ने अपने रूल को स्टैब्लिश करने के लिए अपने सिस्टम को मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काफी ज्यादा एफिशिएंसी लाई, ठीक है, और इक्वालिटी जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। बट जो बाकी के नेशंस थे वहां पे उनको ऐसा लगा कि यार, शुरुआत में तो उनको ये लगा कि ठीक है भाई, ये लोग आ रहे हैं, हम लोगों को लिबर्टी देंगे हमारे मोनार्क से, हमारे राजा से, बट बाद में उनको पता चला कि ये लोग खुद मोनार्क सिस्टम फॉलो करना चाह रहे हैं, और हम जो पॉलिटिकल फ्रीडम पहले ये सोच रहे थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली, क्योंकि काफी ज्यादा इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। So if you look at the map of the mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. तो अगर हम मिड 18th सेंचुरी का मैप देखेंगे यूरोप का, तो हम वहां देखेंगे कोई ऐसा नेशन स्टेट नहीं है जो कि आज के टाइम पे हम वहां पे देखते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नेशन स्टेट नहीं है। And what we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons whose rulers and their autonomous territories. ठीक है, तो आज के टाइम पे हम जर्मनी को, इटली को, स्विट्जरलैंड को देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो डिवाइड थे किंगडम्स के बीच में, डचीज के बीच में एंड कंटोन्स के बीच में, ठीक है, ओके, जिसके रूलर जो है ऑटोनॉमस टेरिटरीज को रूल कर रहे थे। एंड ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप were under the autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people, ठीक है। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूल कर रहे थे within the territories which they lived diverse people, और उनके बीच में डाइवर्स लोग रहते थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture, और वो लोग कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर को फॉलो नहीं करते थे। Often they even spoke different languages and belong to different ethnic groups, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे वहां के लोग, और डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर जो रूल करता है ऑस्ट्रिया हंगरी, हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि रूल करता है ऑस्ट्रिया और हंगेरी को, फॉर एग्जांपल, वो द पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, ठीक है, वहां पे वो एक कह सकते हैं पैच वर्क है, मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स लाइक टाइरोल, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन बताया गया है किस तरीके से वहां का कॉम्पोजिशन था थोड़ा बहुत। तो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, ठीक है, ये इंक्लूड करता है इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस को भी, जो कि लोम्बार्डिया एंड वेनेशिया है। तो हंगेरी में हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो मैग्यार को फॉलो करती थी, मैग्यार बोलती थी, वाइल अदर जो है वो वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स को बोलते थे, ठीक है। तो गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, और गैलिशिया जो था वो एक एरिस्टोक्रेसी थी जो कि पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, इन थ्री डोमिनेंट ग्रुप के अलावा देयर आल्सो लिव्ड विद डिफरेंट बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, ठीक है। तो डिफरेंट बाउंड्री ऑफ द एम्पायर में भी काफी तरीके से रहते थे वो लोग। अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स, बोहेमियास एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, ये लोग नॉर्थ में रहते थे। स्लोवेन्स इन कैरोनीला, ठीक है, तो सॉरी कार्निवोला। क्रोएट्स साउथ में रहते थे।
and Romance to the east of Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. और इस तरीके के जो differences थे ये easily जो है political unity को promote नहीं करते, ठीक है। The only tie binding these diverse group, और जो only जो धागा था जो इन सबको बांध के रखा हुआ था together was common known as allegiance to the emperor, ठीक है, यानी अपने emperor के प्रति allegiance, ठीक है, उनके प्रति आदर जो भी था, ठीक है, तो उसने ही इन सब लोगों को बांध के रखा हुआ था, ठीक है। सो हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज, तो किस तरीके से, ठीक है, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज हुआ इस कंडीशन में जो कि इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन थी और उनको एक एम्परर रूल कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। 1797 में नेपोलियन ने इन्वेड करा इटली को, क्या किया, इटली को इन्वेड किया और नेपोलियनिक वॉर्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई। 1815 में फर्स्ट फॉल ऑफ यूरोपियन नेपोलियन हुआ और वियना पीस सेटलमेंट हुआ, वहां पे वियना पीस का सेटलमेंट हुआ और नेपोलियन जो है हारा। 1828 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया। 1848 में, ठीक है, 1848 में रेवोल्यूशन जो था यूरोप में, आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप्स, मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स, सीजैक एटसेट्रा डिमांड नेशन स्टेट। इन लोगों ने नेशन स्टेट की जो है वो डिमांड करी। 1859-70 में यूनिफिकेशन हुआ इटली का, ठीक है। 1866-71 में यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। 1905 में स्लेव नेशनलिज्म गैदर्ड फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थी ये डेट्स थी, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है किस तरीके से नेशनलिज्म अलग अलग कंट्रीज में इस्टेब्लिश हुआ और वो फैला और नेशन स्टेट की जो भावना थी वो फैली और उसके बाद नेशन स्टेट इस्टेब्लिश हुए। अभी हम बात करेंगे एरिस्टोक्रेसी की और न्यू मिडिल क्लास, क्या किस तरीके से एमर्जेंस हुआ एरिस्टोक्रेसी का और न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, न्यू मिडिल क्लास का किस तरीके से एमर्जेंस हुआ। ओके, सोशली और पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो थी वो एक कह सकते हैं डोमिनेंट क्लास है ऑन द कॉन्टिनेंट। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, यानी कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं इस क्लास के वो यूनाइट करते हैं बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, जो रीजनल डाइवर्सिटीज को कट करती है और इसकी वजह से इनको यूनाइट करके रखती है। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड, ऑल्सो टाउन हाउसेस, ठीक है, एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। ये बोलते हैं फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है, इन हाई सोसाइटी। क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। और इनकी फैमिलीज जो थी वर ऑफन कनेक्टेड थी बाय द टाइज ऑफ मैरिज, यानी मैरिटाइल अलायंस करके ये लोग कनेक्टेड थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी जो थी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, लेकिन न्यूमेरिकली ये काफी स्मॉल ग्रुप था, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। देखा जाए तो मेजोरिटी जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्री थी, बट ये जो एरिस्टोक्रेसी में थे काफी कम लोग थे। वेस्ट में बल्क ऑफ द लैंड जो थी वो टेनेंट्स को दी गई थी ताकि वो फार्मिंग कर पाए या स्मॉल ओनर्स को, वाइल ईस्टर्न पार्ट में एंड सेंट्रल यूरोप में पैटर्न जो लैंड होल्डिंग था वो कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरी स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। तो वहां पे सर्फ्स जो थे वो कल्टिवेट करते थे, राइट, वहां पे सर्फ्स जो थे वो कल्टिवेट करते थे लैंड। वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, westerns and the part of central Europe, growth of industrial production and trade meant the growth of towns। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड में ग्रोथ हुई तो इसका मतलब टाउन की ग्रोथ हुई। एंड द एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास जिसका एग्जिस्टेंस था बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, जिसका एग्जिस्टेंस था बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बिगेन हुआ वो इंग्लैंड में हुआ
इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। कब हुआ? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। लेकिन फ्रांस में और पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स में ये अकर हुआ ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स जो हैं वो एमर्ज हुए, आए। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आई एंड मिडिल क्लास जो है उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल्स को, ठीक है, सब लोग मिलके उन्होंने ग्रुप बनाया। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप्स वर स्मॉल इन नंबर। ठीक है, ये ग्रुप छोटे थे लेकिन टिल द लेट 19th सेंचुरी तक ही। उसके बाद इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। ठीक है, और इन सब जगहों पे ये एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं इनके खिलाफ, इनका एबोलिशन होना चाहिए, इसकी भावना जो है प्रेवलेंट हुई, पॉपुलर हुई इन सब रीजन्स में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।